ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। इसमें बात करेंगे 24 की जंग के लिए राहुल केजरीवाल में हुई डील की। बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आप और कांग्रेस के बीच हुए समझौते के मुताबिक दोनों दल दिल्ली के साथ साथ गुजरात और हरियाणा में तालमेल करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीट आएंगी। गुजरात में कांग्रेस 2 सीट आम आदमी पार्टी को देने के लिए तैयार हो गई है। आपके खाते में भावनगर और भरूच की सीट जाएगी। इसी तरह हरियाणा में आपके खाते में 1-1 सीट जाएगी। इस डील के मुताबिक आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली पर लड़ेगी, जबकि कांग्रेस पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली के अलावा चांदनी चौक पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस और आपके बीच डील की खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। इस पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिलचस्प बयान दिया। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। गठबंधन के विषय में एक बड़ी दिलचस्प बात है, जो चर्चा है वो सारे सूत्रों के हिसाब से चलती है और कोई आदमी माइक कैमरे पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो हम भी ऐसा काम क्यों करें, माइक पे हम ये बात क्यों बोले? जब चर्चा ही सूत्रों के हिसाब से चल रही है तो थोड़ी देर और चला लो आप। तो चर्चा सूत्रों के हिसाब से चल रही है, लेकिन सूत्र अब ये बता रहे हैं और लगभग डील फाइनल हुई है। उत्तर प्रदेश में कल डील फाइनल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच में सीटों का बंटवारा हो चुका है और अब ये सीटों का बंटवारा दिल्ली में भी लगभग तय माना जा रहा है कि फॉर्मूला 4 और 3 का होगा, यानी 4 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। पंजाब को लेकर हालांकि अभी तक कोई भी चर्चा नहीं है। पंजाब के लिए खबरें यही आ रही हैं कि पंजाब में दोनों पार्टी अकेले अकेले चुनाव लड़ सकती हैं। ये जो फॉर्मूला समीर जी दिल्ली में तय हो गया और यूपी के बाद एक और दिल्ली में भी, अब ये इंडिया गठबंधन के लिहाज से तो अच्छी खबर है कि सीटों को लेकर तालमेल बनता हुआ नजर आ रहा है। इससे कितना नफा कितना नुकसान होगा? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर दोनों की मजबूरी थी। 2014 का चुनाव आप देखेंगे और 2019 का लोकसभा चुनाव देखेंगे, दोनों बार भारतीय जनता पार्टी सातों की सातों सीटें जीती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बात को जानती है कि अलग अलग लड़कर तो वो किसी भी स्थिति में दिल्ली की एक सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। मिलकर लड़ेंगे तो हो सकता है कि कोई थोड़ी चुनौती पेश कर दी जाए, लेकिन अगर आप 2014 और 2019 का चुनाव परिणाम अगर आप देखेंगे तो दोनों मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की 7 सीटों पर नहीं हरा सकते। हाँ, ये जरूर संभावना है कि जीत का जो अंतर भारतीय जनता पार्टी का रहा था वो कुछ कम हो सकता है। दोनों की राजनीतिक मजबूरी रही है दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर दोनों ने समझौता किया। अगर गुजरात की भी अगर आप बात करेंगे तो गुजरात में भी 2 सीटें भरूच और भावनगर शायद ऐसे कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी को दी जा रही है। 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 2024 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें गुजरात के अंदर जीतेगी, चाहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल जाए या किसी और से गठबंधन कर ले। गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है। दिल्ली के अंदर जरूर ये एक चुनौती पेश कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो वोट का परसेंटेज रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का बताता है कि 50% या ज्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सीटें जीत रही है। दिल्ली की जनता भी ये देख रही है जिस तरीके से करप्शन केजरीवाल सरकार का चलता रहा और लिकर का जो स्कैम हुआ, उसके बाद जिस तरीके से मनीष सिसोदिया अंदर चले गए, संजय सिंह अंदर चले गए, अरविंद केजरीवाल को कल फिर समन जारी हो चुका है। 28 तारीख को शायद 27 या 28 तारीख को फिर बुलाया गया है, तो केजरीवाल का भी अंदर जाना तय है। तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भले ही गठबंधन हो जाए, जीतना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें दिल्ली में जीतेगी। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। देखिए, अगर आप दिल्ली की बात करें, जैसे कि बात हो रही है 4 सीटों पर आप और 3 सीटों पर कांग्रेस, अगर आप लोकसभा को देखेंगे, लोकसभा में अगर आप वोटों के बंटवारे को देखेंगे तो कांग्रेस और आप मिलके जो है वो 42% के आसपास वोट जो है परसेंटेज चला जाता है और जो नेचुरली बीजेपी का परसेंटेज उससे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप विधानसभा चुनाव भी देखेंगे तो विधानसभा चुनाव भी ये दोनों पार्टियां मिलकर लगभग 50% के आसपास या उससे ज़्यादा वोट जो है वो बटोरती हैं दोनों पार्टियां मिलकर। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में एकदम केक वॉक जो है बीजेपी को मिल जाएगी। बीजेपी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी दिल्ली में। और दिल्ली में वैसे भी अगर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट होगा इस लोकसभा चुनाव में, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन दिल्ली का अपना संगठन बीजेपी का मुझे नहीं लगता इतना मजबूत है और ये जो पूरा चुनाव होगा वो प्रधानमंत्री दिल्ली के खास तौर में, वैसे तो सारे देश में, लेकिन दिल्ली में खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर ही पूरा चुनाव लगेगा। अच्छा, 3 स्टेट्स में आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, आप हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं हर्षवर्धन जी, लेकिन पंजाब को अभी भी अछूता रखा गया है। पंजाब को लेकर अभी भी खबरें आ रही हैं कि दोनों ही पार्टी अलग अलग कॉन्टेस्ट करेंगी। 13-13 सीटों पर दोनों ही पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। तो इससे क्या कंफ्यूज नहीं करेंगे आप अपने वोटर्स को?
नहीं, मुझे लगता है कि इस गठजोड़ को, जो मजबूरी का गठजोड़ है, बार बार उसके नेता भी कहते हैं कि भाई हम तो, हमारा कुछ भी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी से लड़ना है तो हम करें क्या, तो पहले ही अपनी मजबूरी बताते हैं। लेकिन इस मजबूरी के गठजोड़ की एक जो सबसे बड़ी कमजोरी है, मजबूरी में भी ये इस बात के लिए तैयार नहीं कि हमारे साथी की थोड़ा सा ताकत बढ़ जाए, हमारा साथी एक सीट जीत ले या 2 सीट जीत ले। सारी लड़ाई इस बात की है कि इस गठजोड़ से हमें कैसे लाभ हो जाए, दूसरा कमजोर हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये जो भावना है ये खतरनाक है। वरना ये जो कहें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सहयोग है, ये तो पंजाब से ही शुरू होना चाहिए। वहां भारतीय जनता पार्टी है नहीं, तो सबसे अच्छा होता कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरह से एक ऐसी लड़ाई होती जहां भाजपा शून्य की तरफ जाती हुई दिखती, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खड़े हो जाते और कहते कि भाई हम तो भाजपा को हराना चाहते हैं, हम तय कर लेंगे। लेकिन वहां नहीं लड़ेंगे, क्यों? क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हमारे पास सांसद हैं, आम आदमी पार्टी को लगता है कि ठीक है भले हमारा एक सांसद है लेकिन हमारे पास 92 विधायक हैं, तो ये इस बार ट्रांसलेट करेगा। और दूसरी जगहों पर जहां वो कमजोर हैं, जहां लगता है कि कुछ नहीं मिलने वाला है, चलो ठीक है वहां गठजोड़ कर लेते हैं। आप हर राज्य की यही मुश्किल इस गठजोड़ की देखते हैं, और जब वो गठजोड़ जनता के सामने जाता है तो जनता को लगता है कि भाई ये तो क्या क्यों मिले हैं, क्योंकि इनको लगता है कि चलो ठीक है साथ में रहेंगे तो थोड़ा सा सामने वाले की ताकत कम कर पाएंगे। राजनीति में इस वाली रणनीति से कभी किसी को लाभ मिलता दिखा नहीं है, बल्कि उसका नुकसान होता हुआ दिखा है। आप अगर ध्यान से देखें 2019 का लोकसभा चुनाव, उससे बड़ा कोई बैरोमीटर हो ही नहीं सकता जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ मिल गए थे, जिसके लिए कहा जाता था कि इन दोनों का जो मतदाता समूह है वो तो एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हवा में उड़ा देगा। लेकिन तब भी नरेंद्र मोदी के सामने सिर्फ 10 सीटों का, जिसको कहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई, उन सीटों का नुकसान भाजपा को हुआ, उसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये जो गठजोड़ है, क्या भाजपा को नुकसान कर पाएगा? तो मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो नुकसान कर पाएगा। हां, अपनी स्थिति थोड़ी बचा पाएंगे, ये जरूर लगता है। अब यूपी का आपने जिक्र किया, तो देखिए कल ताजा ही उत्तर प्रदेश में गठबंधन में क्या होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये तय हो गया है। 17 सीटें कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई हैं इस गठबंधन में, और 63 सीट समाजवादी पार्टी इन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। यूपी में कांग्रेस अमेठी, रायबरेली, वाराणसी समेत 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अपने उतारेगी। यानी इंडी गठबंधन में शामिल अन्य किसी दल को सीट देने की जरूरत होगी तो वो समाजवादी पार्टी के कोटे से जाएगी। पहले चर्चा थी कि अखिलेश यादव एक सीट चंद्रशेखर आजाद को दे सकते हैं, लेकिन अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। इस समझौते में खास बात यह है कि अखिलेश यादव ने वाराणसी की सीट पर अपना दावा छोड़ दिया है और यह सीट कांग्रेस को दे दी गई है। समाजवादी पार्टी ने एक दिन पहले यहां पर अपने उम्मीदवार का ऐलान किया था, सुरेंद्र पटेल को टिकट देने की घोषणा की थी, लेकिन अब इस सीट पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बदले में मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। सीटों के शेयरिंग को लेकर दोनों ही दल काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इसका श्रेय प्रियंका गांधी को दिया है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में मैं उल्लेख करना चाहूंगा माननीय प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने इस गठबंधन को सकारात्मक रूप से और इसे सही अंजाम तक पहुंचाने में एक बहुत ही अहम भूमिका अदा की है। हम सभी, हमारे दोनों आदरणीय नेताओं का, आदरणीय राहुल जी का और विशेष रूप से आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से इस चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि जिस लगन के साथ, जिस जिद के साथ ये संकल्प लेके कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सभी ताकतों को एक साथ लाने में जो भूमिका वो निभा रही हैं, हम सब उसकी सराहना करें। तो प्रियंका गांधी ने बातचीत की और उसके बाद ये फॉर्मूला तय हो पाया, क्योंकि एक दिन पहले तक तो ऐसा नजर आ रहा था कि शायद ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में हवा हवाई हो जाएगा, लेकिन सीटों को लेकर बात बनी और 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वो 17 सीटें कौन सी हैं इसका भी ऐलान कर दिया गया है। जो 2017 में यूपी के 2 लड़के हर्षवर्धन जी कमाल नहीं कर पाए, क्या वो 24 में कमाल कर पाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि कमाल करने की इच्छा तो उनकी भी नहीं है। नरेंद्र मोदी इतना बड़ा कमाल न कर दें कि इनकी राजनीति शून्य की तरफ चली जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी को जो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो उनको समीकरण दिख रहा है, जो सामाजिक तौर पर प्रतिक्रिया आ रही है, जिसको कहते हैं ना कि अंदर से फीडबैक जो उनको मिल रहा है, उसमें उनको लग रहा है कि हम तो 80 की 80 सीटें जीत सकते हैं। उन सीटों पर भी जहां लगभग, जिसको कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल सा इक्वेशन है सामाजिक आधार पर, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हमारे पक्ष में कुछ चीजें आ जाएंगी।
ऐसे में ये जो दोनों लड़कों का गठजोड़ है, और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर इस गठजोड़ को कराने में प्रियंका जी की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, मैं कल भी ये बात कह रहा, फिर से दोहरा रहा हूं, फिर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं प्रियंका जी को सामने लाकर फ्रंट पे लीडरशिप क्यों नहीं दे रही? क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर एक वर्ग है जो राहुल जी के साथ खड़ा हो जाता है, एक वर्ग है जो प्रियंका जी के साथ खड़ा हो जाता है? बीच बीच में से एक दो बार बयान आते हैं, प्रियंका जी ने वहां बात कर ली, ऐसे राजस्थान के समय में बात किया, सचिन पायलट से बात कर ली, उनसे बात कर ली, तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता कांग्रेस के भीतर की राजनीति। लेकिन मुझे लगता है कि ये राजनीति तो वो खुद तय करेंगे। अभी जो स्थिति है उसमें ये दोनों लड़के मिलकर, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर सीटों पर कैसे सिलेक्शन करने जा रहे हैं, कितनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के सामने वो समीकरण रखेंगे। क्योंकि देखिए, शुरू में ही अखिलेश यादव ने एक अच्छी संख्या में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो वहां तो उन्होंने ये भी जरूरत नहीं समझी थी कि कांग्रेस के साथ मिडिल बैठकर बात करते। अब अच्छा है कि दोनों ने समझौता किया है, अपनी एक तरह से कहें कि प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपनी गिरती हुई साख बचाने के लिए दोनों का साथ आना जरूरी था। उसमें कितना वो बचा पाएंगे, ये सवाल होना चाहिए। अच्छा, जो सीटें कांग्रेस को दी गई हैं राहुल जी, उसमें बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो पिछली बार बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, और वो सीटें इस बार कांग्रेस को दी जा रही हैं। मुस्लिम बाहुल्य जो सीटें हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो भी कांग्रेस को दी गई हैं। क्या कोई कांग्रेस यहां पर अपने वोट प्रतिशत में इजाफा कर पाएगी, या कांग्रेस जो अभी बिल्कुल खत्म जैसी नजर आ रही थी, सिर्फ एक सीट 2019 में जीत पाई थी, क्या इन सीटों में से कहीं पर कोई इजाफा करती हुई नजर आएगी आपको कांग्रेस? देखिए, आपने दो फैक्टर्स बताए, मैं एक आध और बता देता हूँ। ये ज़्यादातर सीटें आपने कहा मुस्लिम बहुल्य है। दूसरा इसमें फैक्टर एक दिखाई देता है कि कांग्रेस ने 2009 में जो सीटें जीती हैं उनको वो कुछ सीटें दिखाई देती हैं। तीसरा फैक्टर ये दिखाई देता है जो बीएसपी रही है, और चौथा फैक्टर ये दिखाई देता है कि जहाँ कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी रही है। ये सारे फैक्टर्स अगर आप इसमें मिलाएंगे तो वैसी सीटें हैं जो कि दिखाई देती हैं कि कांग्रेस को दी गई हैं। अब कांग्रेस इसमें कितना कमाल कर पाएगी, ये बड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, और जिस तरह से बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव बड़ी ताकत से लड़ रही है, राम मंदिर का पूरा प्रभाव वहाँ पर है, बड़ा मुश्किल होगा किसी के लिए भी वहाँ पे बीजेपी को चुनौती देना। बीएसपी वैसे भी अलग थलग है, और मुझे लगता है निष्क्रिय है। बीएसपी के जो पिछले सांसद हैं वो अलग अलग पार्टियों में अपनी जो है वो आगे की राजनीति तलाश रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है कि बीएसपी के ना होते और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो कितना जो है सीटें बढ़ा पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। दूसरा, एक हैरानी की बात और है कि इस सारे गठबंधन के बाद ये बात आई कि खजुराहो में, मध्य प्रदेश खजुराहो की सीट समाजवादी पार्टी को दी जा रही है। अब ये समझना बड़ा मुश्किल है क्यों दी जा रही है। 5% वोट जो है समाजवादी पार्टी कुल पिछले चुनावों में, 2 चुनावों में या 3 चुनावों में, वहाँ से 3 चुनावों में कहूँगा कि सिर्फ 5% वोट जो है खजुराहो से ले पाई। यादव बहुल्य इलाका है, ये सही बात है, लेकिन कांग्रेस भी वहाँ कोई कमाल नहीं कर पाई। 2 चुनावों में जो है 4-4 लाख से ज़्यादा वोटों से हारी। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी सीट थी जिसको हो या ना हो कोई फायदा नहीं है उसका, ना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उत्तर प्रदेश के चुनावों की मैंने बात आपको बता ही दी। अब मुझे नहीं लगता कि इस कोई गठबंधन में कोई मैजिक आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे। ठीक है, बहुत छोटा सा समीर जी, क्या वोट जो ट्रांसफर की बात होती है, जो वोटर्स एक दूसरे की पार्टी को एक्सेप्ट करके वोट करते हैं, क्या इन दोनों के बीच में संभव है? देखिए, दोनों दलों का मुद्दा यही है कि मुस्लिम वोट बैंक किसके पास जाएंगे, और इसी चक्कर में मुझे लगता है कि गठबंधन हुआ है कि कहीं मुसलमान वोट बैंक दोनों से बटे ना, और अखिलेश ने यही ध्यान में रखते हुए गठबंधन किया है। मुझे लग रहा है जो 17 सीटें कांग्रेस को दी गई है उसमें कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। सिर्फ अमेठी और रायबरेली अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस जहाँ चुनौती या ढंग से लड़ सकती है। इसके अलावा मुझे लगता है कि अमरोहा एक सीट ऐसी है जहाँ से दानिश अली को मायावती ने पार्टी से निकाल दिया, और दानिश अली लगातार राहुल गांधी के संपर्क में रहे, उनकी न्याय यात्रा में भी रहे, तो ऐसा लग रहा है कि दानिश अली शायद वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा एक सहारनपुर सीट है जहां कांग्रेस को लगता है कि अगर वो मुस्लिम प्रत्याशी उतारे कोई ढंग का तो वहां से वो जीत सकती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और सीटें जहां कांग्रेस किसी भी तरह की चुनौती देने की स्थिति में होगी। बाकी सारी सीटें कांग्रेस हारने वाली है। कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार भी नहीं है। अब कानपुर सीट ले लिए, कानपुर में पहले श्री प्रकाश जायसवाल हुआ करते थे, आज वो खुद 78 के हो गए, निष्क्रिय। तो मुझे नहीं लगता कि किसी और सीट पर कांग्रेस के पास कोई ढंग का उम्मीदवार है जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर फोकस कर ले तो भी मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए यह गठबंधन ठीक रहेगा। तो देखिए, एक तरफ ये गठबंधन है जो फिलहाल कल अपनी सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान कर चुका है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कितनी जबरदस्त है और कैसे एक एक सीट पर बीजेपी काम करती है, उसका सबसे ताजा उदाहरण अमेठी में देखने को मिलता है। अमेठी जो कि गांधी परिवार का गढ़ रहा, लेकिन स्मृति ईरानी ने 2019 में सीट राहुल गांधी से छीनी। यहां पर स्मृति ईरानी लगातार दौरे करती हैं, अपना घर उन्होंने बना लिया है।
स्मृति ईरानी सर पर कलश लेकर चलते और हवन पूजन करती नजर आ रही है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। स्मृति ईरानी ने आज अमेठी में अपने नए बने घर में पति जुबिन ईरानी के साथ गृह प्रवेश किया। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो इस वक्त आप कह सकते हैं चुनावी राजनीति वो दिलचस्प नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट भी है, हालांकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं अंत भला तो सब भला, यानी वो भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अपने इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्षवर्धन जी, राहुल जी और समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।